हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आपके प्री बोर्ड 2025 का पेपर आ गया है और ये जो पेपर होता है कभी कभी तो पूरे क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी 70% 80% जो क्वेश्चन होते हैं आपके प्री बोर्ड के पेपर से ही आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कोड नंबर दिख रहा होगा। आपका जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। आपको पेपर कोड भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले कुछ बच्चों के डाउट्स है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें इसमें कहिए कि एग्जाम में हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो नॉर्मल जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसी टाइप का आपका ये भी सब्जेक्ट है। इसको भी आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, चाहे तो आप मिक्सअप करके लिख सकते हैं। कोई समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है, पता नहीं कहाँ-कहाँ से उनसे उनके पास जानकारी होती है कि हाँ सर केवल बताया जा रहा है कि इंग्लिश में ही लिखना है, केवल हिंदी में ही लिखना है। नहीं, ये आपका कह लिए कि आप जैसी मर्जी आपकी, आप चाहे हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं, मिक्स करके लिखना चाहें मिक्स करके लिख सकते हैं। जितने भी देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इंग्लिश का पेपर दिया होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का। तो वो आपका क्या था, इंग्लिश का ही सब्जेक्ट था। उसका जो पेपर बन के आया था आपका केवल इंग्लिश में ही, इंग्लिश वर्जन में ही बन के आया था। वो आपका हिंदी में नहीं बन के आता है। जितने भी इंग्लिश के सब्जेक्ट होते हैं, अर्थात कहिए कि आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है, उसका पेपर भी बन के आएगा तो इंग्लिश बन के आएगा। ये जो आपका पेपर है ये आपका दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी बन के आएगा, जैसे और सारे पेपर आते हैं इंग्लिश में भी बन के आएगा। आपको जो भी अच्छा लगे, हिंदी में अच्छा लगे तो हिंदी को देख करके हिंदी के हिसाब से आप आंसर दीजिए, या फिर आपको आपकी मर्जी, आप चाहे हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, मिक्सअप कर लिखना चाहे तो मिक्सअप करके लिख सकते हैं। तो मैंने आपको यही सुझाव दिया था। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको लिखना है कंप्यूटर का डिफिनेशन। चलिए आप मान लीजिए कि हिंदी में लिखते लिखते आए, अब आपको लिखना है कि हाँ इसे ही कंप्यूटर कहते हैं। तो आप लिखेंगे इसे ही, ये नहीं लिखेंगे कि इसे ही संगणक कहते हैं, जो आपके कंप्यूटर का कहिए कि हिंदी मीनिंग होता है। आपको लिखना है इसे ही कंप्यूटर कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कंप्यूटर। ठीक है, बीच में इंग्लिश वगैरह आपका चलता है, कोई समस्या नहीं है। या फिर ऐसे लिखेंगे कि इसे ही कंप्यूटर कहते हैं, ऐसे कंप्यूटर लिख देंगे। ये नहीं कि इसे ही संगणक लिखेंगे। तो जो भी आप जहां भी लिखे, जैसे हार्डवेयर लिखे तो हार्डवेयर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर, ऐसे हिंदी में उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ऐसे करके, मतलब कि ये जो अगर आप इंग्लिश में भी लिख दिए या फिर ऐसे कंप्यूटर लिख दिए तब भी कोई समस्या नहीं है, ऐसे भी लिख देंगे तब भी कोई समस्या नहीं है, जो मेन हिंदी होता है। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे आप, क्योंकि आगे चल के ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इंग्लिश पे थोड़ा बहुत फोकस करते हैं तो आगे चल के मान लीजिए कि आप बीटेक वगैरह करेंगे कंप्यूटर साइंस या फिर किसी भी ब्रांच से, तो अगर उसमें इस टाइप का अगर आपको सब्जेक्ट वगैरह देखने को मिले तो बीटेक तो चूंकि पूरा इंग्लिश में ही होता है। इसके अलावा भी अगर आगे चल के आपके सेमेस्टर में मान लीजिए कि थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर या फिर आगे चल के आपका इस टाइप का कोई सब्जेक्ट आता है तो इंग्लिश पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का जो सिस्टम वगैरह होता है उसमें हिंदी नहीं चलता, उसमें ज्यादा चीजें इंग्लिश रहती है। तो आप कोशिश करेंगे कि हाँ इंग्लिश में जितनी सारी चीजें हो जाए तो आपके लिए बेटर रहेगा। हालांकि ये सब्जेक्ट इसलिए डाला गया है कि आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर से संबंधित जानकारी हो जाए, इंटरनेट से संबंधित जानकारी हो जाए, और कुछ साइबर जो सिक्योरिटी होते हैं, साइबर लॉ होते हैं, उसके बारे में जानकारी हो जाए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वायरस वगैरह क्या होता है, इसके बारे में बेसिक बेसिक आपको जानकारी मिल जाए। इसके लिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। तो आपके पास जाहिर सी बात है, हिंदी में पढ़ के आप जानकारी प्राप्त करें या फिर इंग्लिश में पढ़ के आप जानकारी प्राप्त करें, बस आपकी जानकारी से मतलब है कि हाँ आपके पास ये जानकारी, बेसिक बेसिक जानकारी हो जाए कि हाँ कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वायरस क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में उनसे बचा कैसे कैसे आता है, इन सारी चीजों के बारे में बस आपको जानकारी प्राप्त करना है। वही आपने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में जो कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश था, वो आपका बेसिकली इंग्लिश ग्रामर का है, अर्थात करिए कि इंग्लिश का ही सब्जेक्ट था। उसमें आपको ये था कि हाँ बेसिक बेसिक जो इंग्लिश की जानकारी है वो आपके पास हो जाए। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसमें ये है कि हाँ आपके पास बेसिक बेसिक कंप्यूटर की बेसिक करिए की जानकारी वगैरह आपके पास हो जाए। आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के लगातार व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज आ रहे थे। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, फिर से सोचा कि एक बार और आपको बता दिया जाए। यहाँ देखिए सबसे पहले अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। दूसरा दिया होगा आपका, जब भी पेपर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन्स
if there is any difference in Hindi translation of any question, the students should answer the question according to the English version। ठीक है, मान लीजिए कि आप पेपर बहुत सारे बच्चे होते हैं, अधिकतर बच्चे होते हैं, बहुत सारे के अधिकतर बच्चे होते हैं 90% से ऊपर, जो हिंदी वर्जन के पेपर को देख करके क्या करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हिंदी वर्जन के पेपर को देख करके पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि उसमें कुछ डेटा आया है, जैसे कोई न्यूमेरिकल डेटा आया है कि हाँ 5.9, ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 5.9 है या फिर कहिए कि 2.9 है, ऐसे समथिंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंग्लिश वर्जन वाले में जाएंगे, वहां पे डेटा देखेंगे कि वहां पे डेटा क्या दिया हुआ है। जो इंग्लिश वर्जन वाले में डेटा होगा, मान लीजिए कि इंग्लिश वर्जन वाले में आपका 2.9 लिखा हुआ है, वहां पे जब आप देख रहे हैं हिंदी वर्जन वाले से पेपर आप कर रहे हैं तो वहां पे 5.9 लिखा हुआ है, तो ये आपका कहिए कि सही होगा, ये आपका माना जाएगा। तो जब भी आपको कोई कंफ्यूजन लगे, कोई समस्या हो, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश वर्जन वाले के पेपर से जाकर के आप उसमें मिलान कर लेंगे कि हाँ उसमें क्या दिया हुआ है, उसी हिसाब से वही आपका सही माना जाता है। तीसरा है कि यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फोन बाय द स्टूडेंट्स इज नॉट अलाउड, यानी कि पेजर वगैरह, पेज वगैरह और मोबाइल फोन वगैरह आपके एग्जाम में अलाउड नहीं होता है, तो ये तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। ठीक है, अब चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग। आपको मालूम है कि 3 सब्जेक्ट, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट के पेपर का पैटर्न अलग है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम भी एक सब्जेक्ट है, जिसमें आपके केवल 5-5 नंबर और 2.5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको बड़े-बड़े क्वेश्चन ही तैयार करने हैं। तो 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हो गए जिसमें केवल 5 नंबर और 2.5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपके एमसीक्यू और जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, 2.5-2.5 नंबर के और 5-5 नंबर के सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो जानकारी आई होप कि सभी स्टूडेंट्स के पास होगा, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था और आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी सेंड किया था। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज साइबर लॉ, राइट इंडियन साइबर लॉ इन डिटेल। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, जो बच्चे के लिए कि हिंदी पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो हम हिंदी के जो आपका हिंदी वर्जन है, इस पेपर को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, हिंदी में भी पेपर है आपका, इंग्लिश में भी पेपर है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइबर कानून क्या है, भारतीय साइबर कानून के बारे में विस्तार में लिखिए। साइबर कानून किसे कहते हैं, साइबर कानून होता क्या है। तो बेसिकली साइबर कानून की बात करें तो ऐसा कानून जो आपके इंटरनेट और कंप्यूटर से संबंधित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, साइबर कानून होता है। साइबर का मतलब ही होता है कि जो चीजें आपके इंटरनेट से, कंप्यूटर इंटरनेट से, आपके मोबाइल इंटरनेट से जितनी भी चीजें जुड़ी होती है, उसको लेकर के जो कानून बनाया जाता है वही साइबर कानून होता है। तो चलिए हम एक एक करके सोल्यूशन भी देखते चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, व्हाट इज साइबर लॉ, राइट इंडियन साइबर लॉ इन डिटेल। तो साइबर लॉ होता क्या है, साइबर लॉ इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी, यानी कि आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े कानूनों और नियमों का एक समूह है, जो साइबर स्पेस मतलब क्या होता है, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और डिजिटल डेटा में होने वाले अपराधों और विवादों को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। साइबर लॉ का सीधा मतलब होता है कि जितनी भी सारी चीजें आपके डिजिटल तरीके से, इंटरनेट से सारी चीजें जुड़ी होती है, उसको लेकर के एक कानून है, एक प्रावधान है कि हाँ आप किसी का डेटा चोरी नहीं कर सकते हैं, आप किसी का चैनल हैक नहीं कर सकते हैं, आप कहीं की फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। ये अगर काम अगर आप करते हैं तो इसके लिए कानून बनाया गया है कि आपको इतनी सजा होगी। इसी को हम साइबर लॉ अर्थात कहिए कि साइबर कानून, हिंदी में कहेंगे साइबर लॉ मतलब साइबर कानून कहते हैं। फिर देखिए साइबर का उद्देश्य क्या है, साइबर लॉ का उद्देश्य क्या है, साइबर कानून का उद्देश्य क्या है। तो पहला क्या है, साइबर अपराधों को रोकना, जैसे हैकिंग, फिशिंग, वायरस फैलाना। यहाँ पे देखिए एक नया आपको शब्द दिख रहा होगा, फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या होता है, कभी कभी देखा होगा आपने, कॉल वगैरह आता है कि हाँ हम कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहे हैं, आप ये कीजिए, ओटीपी दीजिए, उसके बाद से आपका कहिए कि बैंक अकाउंट वगैरह खाली हो जाता है। इस प्रकार से कभी कभी देखा होगा आपने, कई सारे लिंक वगैरह आपको शेयर किए जाते हैं, कई कई कहिए कि कंपनी द्वारा कि हाँ हम जेन्युइन से कंपनी है, ये लिंक शेयर कर रहे हैं, इस पे ओटीपी फिलअप कीजिए, हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, यहाँ पे आपका कहिए कि वेरिफिकेशन होने वाला है। इस तरीके की चीजें आती है और आपका बैंक अकाउंट वगैरह खाली कर लिया जाता है, आपके पर्सनल डिटेल्स वगैरह चोरी कर लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी फिशिंग में आती है। ये आपको हैकिंग और वायरस फैलाना है, तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो साइबर अपराधों को रोकना, साइबर के कानून का उद्देश्य क्या है, तो पहला है साइबर अपराधों को रोकना। दूसरा है डिजिटल डेटा की सुरक्षा करना, यानी कि जितने भी आपके डिजिटल डेटा हो गए, मान लीजिए कि आप मोबाइल फोन चला रहे हैं तो उसमें आपका ईमेल आईडी होगा और भी बहुत सारे कहिए कि आपके डेटा होंगे, तो उन सारी चीजों को कहिए कि सुरक्षित रखना, सुरक्षित करना। फिर ई कॉमर्स और ऑनलाइन लेन देन को सुरक्षित बनाना। ई कॉमर्स मतलब आपने देखा होगा जैसे आपका
अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे क्या है ई-कॉमर्स वेबसाइट है। तो इसको ऑनलाइन लेन-देन में आप जैसे मान लीजिए पेमेंट वगैरह करते हैं या फिर ऐसे भी आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते होंगे। तो उसको करिए कि सिक्योर बनाना, सुरक्षित बनाना। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज़ों, डिजिटल सिग्नेचर, ईमेल वगैरह हो गया को कानूनी मान्यता देना और इसको करिए कि सही करना, सुरक्षित करना। फिर देखिए भारत में साइबर लॉ की बात करें तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 यानी कि आईटी एक्ट जिसे शॉर्ट में कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी एक्ट 2000 साइबर कानून का मुख्य आधार है जिसे 2008 में संशोधित किया गया था। इसमें साइबर अपराधों और उनकी सजा का विवरण दिया गया है। यानी कि ये जो आपका साइबर लॉ है, इंडियन साइबर लॉ की बात करें तो ये आपका 2000 में आया था जिसे हम कहिए कि आईटी एक्ट 2000 के नाम से जानते हैं। 2000 में ये कहिए कि बनाया गया था और इसका एक बार संशोधन किया गया था। तो 2008 में जाकर के इसका एक बार संशोधन किया गया और बहुत सारी चीज़ें इसमें फिर से ऐड की गई। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये जो आपका मेन है, जो आपका इंडियन साइबर लॉ है, वो कौन-सा है? आईटी एक्ट 2000 यानी कि 2000 है, जिसमें बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे कानून बनाए गए, दंड का प्रावधान किया गया। तो यहाँ देखिए, भारत में साइबर लॉ के प्रमुख प्रावधान, पहला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि वही मैंने आपको बताया आईटी एक्ट 2000। इसमें पहला क्या है? यह भारत का पहला कानून है जो डिजिटल लेन-देन, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और साइबर अपराधों को मान्यता देता है। दूसरा क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर यानी कि डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। इसके अलावा तीसरा क्या है? साइबर अपराधों जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, वायरस फैलाना और भी बहुत सारी चीजें हैं के लिए दंड का प्रावधान किया गया। ये जब आपका आईटी एक्ट 2000 आया था यानी कि आईटी एक्ट 2000 आया था तो इसमें इसके ये जो आपके कई की प्रमुख प्रावधान होते हैं ये सारे प्रावधान थे। फिर देखिए जब इसका संशोधन हुआ आईटी अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब होता है कि संशोधन, ठीक है? 2008 में इसका जब संशोधन हुआ तो इसमें क्या-क्या नई चीजें लाई गई? तो पहले देखिए इसमें साइबर टेररिज्म और चाइल्ड पोर्नोग्राफी और डेटा प्राइवेसी से जुड़े नए नियम जोड़े गए। जैसे कि इसमें क्या था जब 2000 में आया था तो इसमें ये सारी चीजें नहीं थी, ठीक है? आपकी प्राइवेसी को लेकर के या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के बहुत कहिए कि उसमें प्रावधान नहीं था। तो जब 2008 में इसका संशोधन हुआ तो वही हुआ, इसमें साइबर टेररिज्म, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और डेटा प्राइवेसी से जुड़े नए नियम जोड़े गए। सेक्शन 66 ए यानी कि आपत्तिजनक ऑनलाइन संदेश भेजना को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। इसमें क्या था देखिए, जैसे मान लीजिए कि बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप कोई मान लीजिए कि कहीं से कोई फोटो आया या फिर कोई भी चीज़ आया, कोई भी न्यूज़ आया, आप उठा करके अपने दोस्तों को या फिर किसी को शेयर कर देते थे। तो पहले क्या होता था कि अगर आप ऐसे आपत्तिजनक कहिए कि चीज़ों को किसी को शेयर करते थे और उसकी भावनाएँ आहत होती थी, उसको लगता था कि नहीं ये तो गलत चीज़ है, ये मेरे बारे में है या फिर ऐसे करके कुछ भी हो कि हाँ, ये गलत है, तो वो आपके ऊपर इस एक्ट के तहत कहिए कि पहले 2000 में जब आया था आपका आईटी एक्ट, इसके तहत आपके ऊपर कहिए कि शिकायत दर्ज कराता था। लेकिन इसको क्या किया गया बाद में सेक्शन 66 ए को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहिए कि असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसको 2008 में ही इसको कहिए कि आप इससे निकाल दिया गया। निकाल इसलिए दिया गया कि भाई ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारी चीज़ें वगैरह सर्कुलेट होती रहती हैं, गलत न्यूज़ वगैरह, सही न्यूज़ वगैरह। अब आप मान लीजिए कि किसी को ऐसे शेयर कर दिए, उसकी भावनाएँ आहत हो गई, पता चले कि वो जाकर के आपके ऊपर शिकायत दर्ज करा दे, आपके ऊपर कहिए कि धारा वगैरह लगवा दे। तो इसीलिए आपका ये जो 668 था, इसमें यही था कि अगर आप आपत्तिजनक ऑनलाइन संदेश को भेजते हैं किसी के पास, तो वो क्या कर देता था, आपके ऊपर कहिए कि शिकायत दर्ज करा देता था। तो ये आपका कहिए कि जब आपका संशोधन वगैरह हुआ, तो इसमें इसको निकाल दिया गया, हटा दिया गया कि नहीं भाई आप भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं है और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक भी घोषित कर दिया। फिर सेक्शन 66F लाया गया। ये क्या है? साइबर आतंकवाद के लिए सख्त सजा, उम्र कैद। इसमें एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 66F लाया गया। इसमें क्या होता था, अगर आप साइबर को लेकर के आतंकवाद करते हैं यानी ऑनलाइन तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या फिर इस टाइप के काम करते हैं, तो इसके लिए भी आपको उम्र कैद की यानी कि ताउम्र आपको उम्र कैद की सजा दी जाएगी, ठीक है? तो ये आपका प्रावधान है। फिर देखिए प्रमुख यहाँ पे देख लेंगे भारत में प्रमुख साइबर अपराध और सजा, जैसे आप हैकिंग वगैरह करते हैं सेक्शन 66 के अंतर्गत, तो 3 साल का जेल होगा और 5 लाख तक का आपको जुर्माना वगैरह देना होगा। फिशिंग वगैरह ऑनलाइन धोखाधड़ी वगैरह करते हैं तो 3 साल का जेल और उसके बाद से आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करें तो सेक्शन 67 बी के अंतर्गत आता है, 5 साल जेल प्लस जुर्माना प्लस दोबारा अपराध पर 7 साल का जेल। फिर डेटा वगैरह चोरी करते हैं सेक्शन 43 के अंतर्गत, तो देखिए 1 करोड़ तक का आपको मुआवजा जुर्माना देना पड़ेगा। फिर साइबर आतंकवाद करते हैं 66F के अंतर्गत, तो इसमें देखिए आपको उम्र कैद की सजा मिलेगी, ठीक है? देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे कि कब इसमें करिए कि संशोधन हुआ, किस डेट में कब बदलाव वगैरह हुआ। तो 1998 में भारत सरकार ने पहली बार साइबर कानून का मसौदा तैयार किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मॉडल कानून UNCITRAL से प्रेरणा लेकर बनाया गया। फिर दूसरा देखिए इसमें पॉइंट है कि 9 जून सन 2000 में आईटी एक्ट 2000 को राष्ट्रपति
की स्वीकृति मिली। फिर तीसरा देखिए 17 अक्टूबर सन 2000 को आईटी एक्ट 2000 पूरे भारत में लागू हुआ। कब लागू हुआ आपका आईटी एक्ट 2000 कब लागू हुआ? तो 17 अक्टूबर सन 2000 में ये पूरे भारत में क्या हुआ? लागू हुआ। फिर देखिए चौथा देखिए यहाँ पे कि 2008 में आईटी संशोधन अधिनियम 2008 पारित हुआ। यह 27 अक्टूबर 2009 से प्रभावी हुआ। यानी कि जब इसका संशोधन हुआ था 2008 में, तो उसके बाद से ये कब लागू हुआ? जब संशोधन हुआ था 2008 में तो संशोधन हुआ था, तो 27 अक्टूबर 2009 से ये कहिए कि पूरी तरीके से प्रभावी हो गया, लागू हो गया। फिर देखिए इसके अलावा भी कुछ और कहिए कि नियम कानून है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा 5वां 2021 में आईटी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 लागू किए गए, जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए नियम बनाए गए। यानी कि जो जितने भी सोशल मीडिया वाली कंपनियां होती है, इसके लिए नियम बनाए गए कि हाँ आपको डेटा का ख्याल रखना है, आपके कस्टमर का। और भी बहुत सारे प्रावधान बनाए गए इनके लिए कि आपको क्या क्या करना है, तो ये 2021 में इनके लिए बनाया गया। फिर छठा दिख रहा होगा 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 यानी कि डीपीडीपीए डेटा गोपनीयता को मजबूत करने के लिए लागू हुआ। वही प्राइवेसी को लेकर के एक और प्रावधान आपका 2023 में बनाया गया। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आपका डीपीडीपीए बनाया गया। तो ये इसमें भी ये भी आपकी प्राइवेसी को लेकर के, आपका डेटा को लेकर के है, सिक्योरिटी को लेकर के ये है। तो ये जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइबर लॉ क्या है और साइबर लॉ को डिटेल में बताइए, तो ये पूरा आपका डिटेल हो गया साइबर लॉ का। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है प्रिंटर और स्कैनर को परिभाषित करें। प्रिंटर और स्कैनर में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? पहले तो आपको ये बताना है प्रिंटर क्या होता है, फिर आपको ये बताना है कि स्कैनर क्या होता है, फिर आपको ये बताना है कि प्रिंटर और स्कैनर में डिफरेंस क्या होता है, इसमें कहिए कि अंतर क्या होता है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंटर होता है क्या है। तो प्रिंटर आप सभी उसने देखा भी होगा, बहुत सारी चीजें आप डेली बाय डेली फोटो कॉपी वगैरह कराने जाते होंगे, प्रिंट कराने जाते होंगे। तो देखिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। सबसे पहली चीज कि प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर बने डिजिटल डेटा जैसे टेक्स्ट हो गया, यानी कि जो भी चीज आप लिखते हैं, इमेज हो गया या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, को कागज यानी कि पेपर पर छापता अर्थात प्रिंट करता है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर बने डिजिटल डेटा जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, को कागज अर्थात पेपर पर छापता है अर्थात प्रिंट करता है। अथवा हम देखिए एक और सिंपल सा डिफिनेशन है, प्रिंटर एक मशीन है। भाई जाहिर सी बात है, मशीन ही तो है, मैकेनिकल पार्ट्स उसमें लगे हैं। तो प्रिंटर क्या है? एक मशीन है जो कंप्यूटर से भेजी गई जानकारी को कागज पर लिखती अथवा प्रिंट करती है। सिंपल सा डिफिनेशन है, ठीक है। आप ये चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ये नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप ये लिख सकते हैं, हालांकि सिंपल तो दोनों है। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक प्रकार की कहिए कि मशीन है जो कंप्यूटर से भेजी गई जानकारी को कागज पर लिखती अथवा प्रिंट करती है। प्रिंटर के उपयोग क्या क्या है? तो ऑफिस कार्य में इसका उपयोग होता है, जैसे रिपोर्ट वगैरह बनाना, लेटर वगैरह, इनवॉइस प्रिंट करना। फिर आपका कहिए कि शिक्षा में भी आपका नोट्स वगैरह बनाने के लिए, प्रोजेक्ट वगैरह, एग्जाम पेपर प्रिंट करना, ये आपका शिक्षा में भी कहिए कि प्रिंटर का उपयोग होता है। फिर घर पर जैसे फोटो वगैरह बनाना हो गया, होमवर्क वगैरह करना हो गया, फिर टिकट प्रिंट वगैरह करना हो गया। फिर व्यवसाय की बात करें तो बिल वगैरह हो गया, लेबल वगैरह हो गया और ब्रोशर प्रिंट करना, ये सारी चीजें हो गई। फिलहाल की बात करें तो वर्तमान में आप हर जगह देखते होंगे प्रिंटर वगैरह रहता ही है। आप कोई भी चीज फोटो कॉपी वगैरह कराना चाहते हैं, प्रिंट वगैरह कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? अपने नजदीकी कहिए कि जो भी आपके स्टूडियो वाले होते हैं उनके पास जाते हैं, आप प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंटर का काफी ज्यादा वर्तमान में काफी ज्यादा उपयोग है। बिजली का बिल जो आपका आता है, निकलता है, आप देखते होंगे। आप गांव वगैरह में, पता नहीं गांव वगैरह में आते हैं कि नहीं, शहर में आते हैं कहिए कि आपका बिल निकालने के लिए, तो उसमें भी आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग होता है। उसमें डॉट 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 करके आपका प्रिंटर रहता है, उसमें आपका हाथ में वो लिए रहते हैं, हैंड प्रिंटर टाइप का रहता है, और डॉट 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 करके आपका उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रिंटर का काफी ज्यादा उपयोग है वर्तमान में। प्रिंटर के कुछ प्रिंटर के प्रमुख प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? तो शॉर्ट में देख लीजिए, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो शॉर्ट में देख लीजिए, तरल स्याही, इंकजेट प्रिंटर क्या है? तरल स्याही इंक का उपयोग करके प्रिंट करता है, उदाहरण घरों में उपयोग होने वाला प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की बात करें तो टोनर पाउडर और लेजर तकनीक से तेजी से प्रिंट करता है, उदाहरण के लिए ऑफिस प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें तो पिन और रिबन से प्रिंट करता है, पुराने समय में बिल प्रिंट करने के लिए उपयोग होता था और वर्तमान में भी कई जगह कहिए कि बिल प्रिंट करने के लिए उपयोग होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। वो आपका जो पेज रहता है उस पर कहिए कि डॉट 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 करके ऐसे ऐसे आप देखेंगे ध्यान से, तो कुछ भी लिखा है, जैसे ए लिखा है तो ए ऐसे नहीं लिखा है, ए ऐसे लिखिएगा, डॉट 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 करके ऐसे करके ए लिखा होगा, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसे ही कहते हैं। फिर थर्मल प्रिंटर गर्मी से कागज पर प्रिंट करता है। किससे करता है? गर्मी से, यानी कि कहिए हीट से, कहिए उष्मा से कागज पर प्रिंट करता है। ज्यादातर एटीएम रसीद या कहिए शॉपिंग बिल में उपयोग होता है। ये आपके प्रिंटर के टाइप्स हो गए।
फिर देखिए प्रिंटर कौन सी पीढ़ी का है, तो प्रिंटर दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन 1956-1963 के बीच कंप्यूटर के समय में विकसित हुआ, लेकिन यह तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 में अधिक लोकप्रिय और उन्नत हुआ। यानी कि जब सेकंड जनरेशन में आपका जो कलिए की प्रिंटर आया था वो सेकंड जनरेशन में आया था, लेकिन उस वक्त उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, कलिए की काफी लो टाइप के प्रिंटर वगैरह थे। उसके बाद से जो थर्ड जनरेशन आया इसमें कलिए की इसकी लोकप्रियता बढ़ गई और इसमें कलिए की काफी ज्यादा सुधार भी हो गया, अच्छे तरीके से प्रिंट भी होने लगे। दुनिया का पहला प्रिंटर देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, चीन 200 ईसा पूर्व पहला छपाई तकनीक। तो ये देखिए जो पहले की चीजें थी छपाई तकनीक, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, कोई रेत लिया, मिट्टी लिया या फिर कोई कपड़ा लिया, इसके ऊपर कहिए कि कुछ लेप लगा करके हम छपाई करने लगे, ऐसी तकनीकें थी। तो जो मेन था आपका वो ये था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गुटेनबर्ग प्रेस जर्मनी 1440 ईस्वी, यूरोप में पहला यांत्रिक प्रिंटिंग मशीन। ये क्या था आपका, यूरोप में पहला यांत्रिक प्रिंटिंग मशीन था, जिसमें कहिए कि जो जिसमें मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह थे, जिसको कहिए कि मशीन टाइप का बनाया गया था। और ये सारी चीजें थी जैसे मूवेबल टाइप चीज, मूवेबल टाइप हो गया, जिसे चीन ने बनाया था 1040 ईस्वी में, है ना। वही मैंने आपको बताया कि मिट्टी के कुछ चीजें बना दिया, कपड़े का कुछ हो गया, उस पर लेप कुछ लगा करके ऐसे प्रिंट करना, नॉर्मली तकनीक के लिए एक तरीके से उपयोग करके, तकनीकी का उपयोग करके प्रिंट करना। लेकिन जो मेन आया था आपका वो ये था, गुटेनबर्ग प्रेस जर्मनी ने जो बनाया था 1440 ईस्वी में, यूरोप में पहली यांत्रिक प्रिंटिंग मशीन, जो मैकेनिकल आपकी प्रिंटिंग मशीन थी, पहली कहिए कि मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक प्रिंटिंग मशीन थी, वो कहिए कि जर्मनी के द्वारा बनाया गया था और 1440 ईस्वी में, ठीक है। फिर देखिए अब स्कैनर की बात करते हैं। ये तो आपका प्रिंटर हो गया कि हाँ जिससे हम प्रिंट वगैरह करते हैं, कागज पर मुद्रित करते हैं। स्कैनर की बात करें तो एक सिंपल सा डिफरेंस समझिए, प्रिंटर क्या करता है, आपकी जो भी चीजें होती है उसको क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी अपना फोटो कॉपी वगैरह कराने जाते हैं, तो कोई भी चीज आप प्रिंट कराते हैं। अब मान लीजिए सपोज कीजिए स्कैनर की बात करें तो एग्जांपल के लिए आपके पास एक ये कहिए कि कोई आपके पास डायग्राम है, कोई फोटो है, ठीक है। आप इसको मान लीजिए कि आपकी एक फोटो कॉपी इसके पास है, आपके पास कि हाँ चलिए एक हार्ड कॉपी है हमारे पास, हम इसको हमेशा के लिए सेव रखना चाहते हैं। हो सकता है कि ये फोटो कॉपी गुम हो जाए, गल जाए या फिर कुछ भी हो जाए, इसको हमेशा के लिए हम सेव करना चाहते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, कंप्यूटर में ले जाकर के स्कैन करेंगे, स्कैन करके उसकी फाइल बना करके आप हमेशा के लिए उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो प्रिंटर में यही होता है, प्रिंट में क्या होता है कि आप कागज पर मुद्रित कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, जो चीजें कागज पर बन गई हैं उसको मान लीजिए कि आप कंप्यूटर फाइल में सेव करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो उसको आप स्कैन करके सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद से जितनी फोटोकॉपी उससे आप निकालना चाहें, फोटोकॉपी वगैरह निकाल सकते हैं। तो वही होता है स्कैनर का मतलब, कि आपकी चीजों को स्कैन करके एक तरीके से डिजिटल डेटा में आपका कंप्यूटर उसको रख लेता है, सेव कर लेता है। तो यहाँ देखिए स्कैनर स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे एक बड़ी बड़ी चीज है, जैसे कि आपका जो प्रिंटर हो गया वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है, और स्कैनर क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कागज पर छपे दस्तावेजों, तस्वीरों या वस्तुओं को डिजिटल इमेज यानी कि डिजिटल प्रतिलिपि में बदलता है और कंप्यूटर में स्टोर करता है। जैसे आपने देखा होगा कोई आपके पास फोटो रहता है, कभी कभी आप जल्दीबाजी में बनवाने जाते हैं, भाई फोटो बनवाएंगे तो फोटो का तो आप फोटो कॉपी कराएंगे नहीं, फोटो कॉपी तो नॉर्मली चीजों का होता है। फोटो का आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फोटो है, आपको 6 पीस फोटो चाहिए, तो उसको आप क्या करते हैं, फोटो वाले से कहते हैं कि हाँ एक फोटो बना दो, तो आपके फोटो को फोटो कॉपी तो करेगा नहीं भाई, फोटो कॉपी तो दूसरी चीज होती है। वो आपके फोटो को क्या करेगा, स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद से क्या करेगा, वो आपका डिजिटल तरीके से आपका जो ये फोटो है अर्थात ये जो डेटा है उसके करिए कि फाइल में सेव हो जाएगा, स्कैन करके वो सेव कर लेगा। और उसके बाद से आपका फोटो अच्छे तरीके से, जैसे आपका फोटो निकलता है, जैसे आप 6 पीस 12 पीस ऐसे करके निकलवाते होंगे, तो वो आपका करिए डिजिटल तरीके से वहां पे सेव हो गया फाइल में वो, और उसके बाद से वो आपका फोटो निकाल देगा, जैसे आप जितना पीस कहेंगे। तो ये आपका क्या होता है, स्कैनर का काम होता है। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कागज पर छपे दस्तावेजों, तस्वीरों या वस्तुओं को डिजिटल इमेज में करिए कि डिजिटल प्रतिलिपि में बदलता है और कंप्यूटर में स्टोर करता है। फिर देखिए स्कैनर के मुख्य उपयोग क्या है, तो दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी बनाना, फोटो को कंप्यूटर में सहेजना, ऑफिस में पेपरलेस कार्य प्रणाली, फिर बुक को ई बुक में बदलना। जैसे मान लीजिए कि आपका बुक हो गया, उसको आपको स्कैन करके ई बुक फॉर्म में कर लेना, ठीक है, डिजिटल तरीके से कर लेना। फिर बारकोड स्कैनिंग, दुकानों में आपने देखा होगा जो बारकोड स्कैनिंग होता है। फिर देखिए स्कैनर के प्रमुख प्रकार कौन कौन से प्रकार है, तो फ्लैट बेड स्कैनर, जैसे फोटोकॉपी मशीन दस्तावेज को ग्लास प्लेट पर कलिए के रखकर स्कैन करता है, जैसे आप फोटोकॉपी टाइप का होता है उसी टाइप का स्कैनर भी आपका होता है। फिर देखिए हैंड हेल्ड स्कैनर, छोटा पोर्टेबल स्कैनर होता है जिसे हाथ से घुमाकर स्कैन किया जाता है। फिर सीट फेड स्कैनर, पेज को स्वचालित रूप से अंदर खींचकर स्कैन करता है। फिर ड्रम स्कैनर, उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटिंग कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, काफी बड़ा टाइप का होता है, खर्चीला भी और महंगा भी होता है। फिर देखिए स्कैनर कैसे काम करता है, तो स्कैनर एक विशेष प्रकाश यानी कि लाइट और सेंसर का उपयोग करके दस्तावेज की छवि को कैप्चर करता है
और उसे डिजिटल डेटा में परिवर्तित कर देता है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और उसके बाद से उसका प्रिंट आउट निकालना चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। एक बार स्कैनर से स्कैन हो गया, वो सेव हो गया, फाइल बन गया, उसके बाद से जो भी आपका टेक्स्ट हो, इमेज हो, डॉक्यूमेंट्स हो, उसका आप प्रिंट आउट अर्थात हार्ड कॉपी, फोटो कॉपी वगैरह निकलवा सकते हैं। प्रिंटर और स्कैनर के बीच अंतर, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो प्रिंटर दस्तावेजों को प्रिंट करता है, जबकि स्कैनर दस्तावेजों को क्या करता है, स्कैन करता है। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करेगा, उसको कागज पे मुद्रित करेगा, जबकि स्कैनर केवल स्कैन करेगा और डिजिटल तरीके से अपनी फाइल में वो स्टोर कर लेगा, सेव कर लेगा डेटा को। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर इनपुट डिवाइस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंटर क्या है आपका, एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए हार्डवेयर की बात करें, दोनों तो हार्डवेयर है, जिसमें भी मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह लगे हैं वो तो हार्डवेयर होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि प्रिंटर और स्कैनर में हार्डवेयर कौन है, तो दोनों आपके हार्डवेयर है। लेकिन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की बात है तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर का उद्देश्य दस्तावेजों को प्रिंट करना होता है, जबकि स्कैनर का उद्देश्य दस्तावेजों को डिजिटल रूप में बदलना होता है। फिर देखिए चौथा है, प्रिंटर में स्याही और टोनर का उपयोग करता है। प्रिंटर क्या होता है, स्याही और टोनर का उपयोग करता है, जिससे वो कागज पे प्रिंट करता है, जबकि स्कैनर कुछ नहीं करता है। स्कैनर बस स्कैन करता है डिजिटल तरीके से और अपने जो भी आपका डेटा होता है उसको अपने फाइल में वो स्टोर कर लेता है, कंप्यूटर में सेव कर लेता है। तो ये मुख्य आपके डिफरेंस होते हैं प्रिंटर और स्कैनर के बीच। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। नेटवर्क से क्या समझते हैं, नेटवर्क क्या है, सबसे पहले डिफाइन करना है। और नेटवर्क के जितने भी टाइप्स होते हैं इनके प्रकारों का करिए, इनके टाइप्स का करिए कि आपको एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो अब चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, नेक्स्ट के लिए की वीडियो में हम सारी चीजों को कवर करेंगे। हालांकि ये आपको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, ये जो आपका सब्जेक्ट है थोड़ा बहुत हार्ड उन बच्चों के लिए लगेगा जो कंप्यूटर से संबंधित जानकारी वगैरह नहीं रखते हैं। तो ये जो आपका मॉडल पेपर है, प्री बोर्ड का पेपर है, ये जैसे ही आप कहिए कि ऑल कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, जो बच्चे वहां पे जुड़े हुए हैं, तो उसमें जितने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, पहले सिलेबस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर नोट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, फिर इसके नीचे जाएंगे वीडियो लेक्चर वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो उसी में एक ऑप्शन आपको प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी ऑप्शन है और प्री बोर्ड का पेपर का ऑप्शन है। ठीक है, तो प्री बोर्ड के पेपर के ऑप्शन में जितने भी सब्जेक्ट है, आपके 6 सब्जेक्ट है, सभी का आपको प्री बोर्ड का मॉडल पेपर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि 100% 90% तक आपके क्वेश्चन यही से आ जाते हैं, और अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे जितने भी इसमें करिए के क्वेश्चन वगैरह है, प्रश्न वगैरह है, वो इंपॉर्टेंट वाले ही है। हाँ, कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर मान लिया कि 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 20 में से निश्चित है कि हाँ 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उसी टाइप से पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है कि उसका सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए या फिर थोड़ा बहुत घुमा दे, उसमें कुछ और चीजें ऐड कर दे, लेकिन क्वेश्चन आपके इसी टाइप के पूछे जाएंगे। तो प्री बोर्ड के पेपर का लाभ आपको जरूर उठाना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां पे ऑल कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको प्री बोर्ड का पेपर देखने को मिल जाएगा। इससे आपको प्रैक्टिस वगैरह, आपको अपने स्तर से भी प्रैक्टिस वगैरह जरूर करना है कि आपको एग्जाम में कोई दुविधा ना हो। क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा जाए, जैसे ही पूछा जाए, तो आप क्वेश्चन को करिए कि हल कर ले, उसमें कोई समस्या आपके सामने क्रिएट ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।